हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बच्चे का इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो। दोस्तों, एडमिशन से पहले जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस वीडियो में सबको शामिल किया गया है। एक एक करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कितने प्रकार के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। एडमिशन में ये बहुत ही अहम रोल निभाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं वो किस प्रकार का केंद्रीय विद्यालय है। इससे आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आगे इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में जो एडमिशन होते हैं वो प्रायोरिटी कैटेगरी यानी कि प्राथमिकता प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर वहाँ पर एडमिशन होता है। तो इसको भी जान लेना बेहद जरूरी है। इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालयों में क्या होता है इसको भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, एज लिमिट क्या होती है, आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग उम्र का जो क्राइटेरिया है वो है। क्लास 1 का उम्र का क्या क्राइटेरिया है वो आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण किसको कितना मिलता है ये आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन एडमिशन, ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम और ऑफलाइन एडमिशन जब होता है तो उस समय क्या क्या कागजात डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद दोस्तों, आरटी कोटा के लिए क्या क्या जरूरी है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रकार के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर। सिविल यानी कि जो राज्य सरकारों द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। डिफेंस यानी कि जो इंडियन आर्मी द्वारा या फिर सेना के द्वारा जो है स्पॉन्सर किया जाता है। और दूसरे जो के भी होते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जिनको बोलते हैं। पीएसयू जो कि अर्ध सरकारी संस्थान होते हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया। और इस तरीके के जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको पीएसयू बोला जाता है। तो पीएसयू के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय आते हैं वो होते हैं। और दूसरे जो होते हैं आईएचएल, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, जैसे कि आईआईटी हो गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर केंद्रीय विद्यालय आते हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग कहा जाता है। तो इस तरह दो प्रकार के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। दोनों में जो प्रायोरिटी लगती है वो अलग अलग लगती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रायोरिटी कैटेगरी है वो सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालयों में कैसे लगती है। तो दोस्तों, जो सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों को, जैसे कि आर्मी, रेलवे या डाक। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी प्राथमिकता दी जाती है वो केंद्रीय पीएसयू के कर्मचारी के बच्चे, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, एम्स, आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विद्यालय इत्यादि के बच्चों को। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरी कैटेगरी है वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को दी जाती है, जैसे कि शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि। उसके बाद दोस्तों, जो चौथी प्रायोरिटी दी जाती है, चौथी प्राथमिकता जिन बच्चों को मिलती है वो राज्य सरकार के पीएसयू के कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कॉरपोरेशन इत्यादि। इसी तरीके से जो सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है वो इन किसी भी ग्रुप में से नहीं आते हैं, जैसे कि किसी किसान का बेटा है, बिजनेसमैन का बेटा है या बेटी है। इन तरह के जितने भी वर्ग हैं, जिन बच्चों के माता पिता किसी भी सेंट्रल या स्टेट, किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य के कर्मचारी नहीं है, तो वो सभी जो है वो कैटेगरी 5 में आएंगे। उनको जो है पांचवी प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं उन केंद्रीय विद्यालयों के प्रायोरिटीज कैटेगरी के बारे में जिनको स्पॉन्सर किया जाता है पीएसयूज या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है वो पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को दी जाती है, अगर वो उस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं जिनको उसी पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, जिसमें वो कर्मचारी हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आईआईटी कानपुर का कोई कर्मचारी है, वहाँ पे एम्प्लॉई हैं वो, और वो अपने बच्चे का एडमिशन आईआईटी कानपुर के द्वारा ही स्पॉन्सर किए गए केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चे को
जो प्रायोरिटी मिलेगी वो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी उनके बच्चों को एडमिशन के लिए। इसी तरीके से जो दूसरी प्रायोरिटी मिलती है वो केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे कि आर्मी, रेलवे, डाक इत्यादि को। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी प्रायोरिटी मिलती है वो केंद्रीय कर्मचारी के PSU कर्मचारी हैं, जैसे कि महारत्न, नवरत्न कंपनीज, एग्जाम्पल के तौर पर एम्स, IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रलाइज्ड बैंक, केंद्रीय विद्यालय इत्यादि। उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी 4, जो चौथी प्राथमिकता मिलती है वो कैटेगरी 4 के कर्मचारियों को मिलती है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य इत्यादि। इसी तरीके से जो कैटेगरी 5 जिनके जो कर्मचारी हैं इनको पांचवी प्राथमिकता मिलती है, जैसे कि राज्य के PSUs के कर्मचारी जो हैं, जैसे कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉई हैं, ये जो जल निगम वगैरह हैं इनके एम्प्लॉयज़, या फिर कॉरपोरेशन वगैरह हैं इनको। इसी तरीके से दोस्तों जो सबसे लास्ट और कम प्राथमिकता दी जाती है वो इन सभी सेंट्रलाइज्ड या फिर स्टेट के जो कर्मचारी हैं इनको छोड़ के बाकी सभी वर्ग, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, दुकानदार हो गए, जो है कोई भी हो गया A to Z, इन सरकारी नौकरी वालों को छोड़ के उनको सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है केंद्रीय विद्यालयों में। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, क्या उनके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता ही नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। वो कैसे होता है इसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, आप परेशान ना होइए। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो केंद्रीय विद्यालय में जो स्कूल एजुकेशन के स्टेजेस हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फाउंडेशन स्टेज, फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद दोस्तों मिडिल स्टेज आता है, उसके बाद जो है आता है आपका सेकेंडरी स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में ये क्लासेस होती हैं बाल वाटिका से लेकर क्लास सेकेंड तक, क्लास 2 तक। तो दोस्तों ये 5 क्लासेस होती हैं जो कि फाउंडेशन स्टेज में मानी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगली स्टेज जो होती है वो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, इसमें आपके बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है स्कूल के माहौल में। तो ये क्लास 3rd से लेकर 5th तक जो है 3 साल ये प्रिपरेटरी स्टेज जो है कंसिडर किया गया है। उसके बाद दोस्तों क्लास 6 to 8 ये जो होती है ये मिडिल स्टेज होती है, ये 3 साल को कंसिडर किया गया है मिडिल स्टेज की तरह। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंडरी स्टेज होती है वो क्लास 9 to 12th, ये 4 साल की होती है, इसको जो है एज ए सेकेंडरी स्टेज कंसिडर किया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है स्कूल एजुकेशन का। तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या एज क्राइटेरिया होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लास वाइज जो है वो मेंशन किया है, तो मैं आपको क्लास वाइज ही बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल वाटिका 1 के लिए क्या होती है एज क्राइटेरिया। तो बाल वाटिका 1 के लिए आपके बच्चे की जो एज होनी चाहिए 3 मार्च 2024 को, वो 3 से लेकर 4 साल के बीच में होनी चाहिए। बाल वाटिका 2 के लिए जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो 4 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए। बाल वाटिका 3 के लिए जो होनी चाहिए एज वो 5 से 6 साल के बीच में होनी चाहिए। ये बाल वाटिका, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बाल वाटिका क्या है, ये कौन सी क्लासेस होती हैं? तो ये नर्सरी, प्री प्राइमरी, KG जिसको आप बोलते हैं, ये वो क्लासेस हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय में अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुई हैं एडमिशन होना। उसके बाद दोस्तों क्लास 1 के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 6 से लेकर 8 साल के बीच में है। क्लास 2 के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 7 से 9 साल के बीच में है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो एज का क्राइटेरिया यहाँ केंद्रीय विद्यालयों में होता है। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेटरी स्टेज की जो क्लासेस हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो क्लास 3rd में एडमिशन के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 7 से 9 साल के बीच में आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। क्लास 4th में एडमिशन के लिए 8 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 5th में एडमिशन के लिए 9 से 11 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से आप मिडिल स्टेज में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज होनी चाहिए उसको मैं बता दूं। क्लास 6th में एडमिशन के लिए 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 7th में एडमिशन के लिए 11 to 13 ईयर, 11 से 13 साल। और क्लास 8th में एडमिशन के लिए 12 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं सेकेंडरी स्टेज के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा ये हम आपको बता दें। तो दोस्तों सेकेंडरी स्टेज के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो क्लास 9th में एडमिशन के लिए 13 से लेकर 15 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 10th के लिए 14 से लेकर 16 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 11th के लिए ऐसा कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। आफ्टर पासिंग 10th एग्ज़ाम, जैसे ही आपका बच्चा हाई स्कूल एग्ज़ाम पास करता है तो बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, उसी ईयर में आपके बच्चे का क्लास 11th में एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से क्लास 12th में एडमिशन के लिए
आफ्टर पासिंग 11th एग्ज़ाम, जैसे ही आपका बच्चा 11th का एग्ज़ाम पास करता है तो 12th में उसका एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये था एज का क्राइटेरिया जो हमने आपको बताया केंद्रीय विद्यालयों में। अब आपको बताते हैं कि कट ऑफ डेट क्या होती है क्लास 1 में एज के लिए, यानी कि आपके बच्चे की एज किस डेट तक कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको इस यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों, बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच होनी चाहिए। आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, वो 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 अप्रैल 2018 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों 2016 के अप्रैल से 2018 के मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2018 को जो जन्मे बच्चे हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि केंद्रीय विद्यालयों में किन कैटेगरीज को कितना आरक्षण मिलता है, कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, इनको 15% आरक्षण मिलता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल ट्राइब सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। शेड्यूल कास्ट यानी कि SC, जिनको कि अनुसूचित जाति बोला जाता है, इनको 15% आरक्षण मिलता है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, जिनको कि 7.5% 7.5% रिजर्वेशन मिलता है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर को, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी वर्ग को 27% आरक्षण मिलता है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 3% आरक्षण मिलता है। और RTE राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। उसके बाद दोस्तों, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं उनके लिए पर सेक्शन 2 सीटें यानी कि 5% सीटें जो हैं वो रिजर्व होती हैं। तो दोस्तों, ये था रिजर्वेशन का सीन। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। अब हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक एक करके आपको बताते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, जिन बच्चे का एडमिशन करवाना है आपको, उनका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होता है फोटोकॉपी के तौर पे। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम उसको जो है अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करना ही होता है। और बच्चे का फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, धुंधली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए, उसको आपको अपलोड करना होता है। इसी तरीके से वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र केवल फॉर्म में डिटेल्स भरने के लिए आप अपने पास रखें, ताकि कोई भी जानकारी गलत ना भरी जाए। इसको अपलोड नहीं करना होता है, ये सिर्फ आपको वहाँ पर जानकारी भरनी होती है। अगर आप वंचित समूह या फिर कम आय से बिलोंग करते हैं तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ताकि जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में भरी जा सके। उसके बाद दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल, एक इंडियन सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर हो जो कि चालू हो, वर्किंग हो, और एक वर्किंग ईमेल आईडी भी हो, ताकि सारी अपडेट्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे मिलती रहे एडमिशन से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और आपको ये जानकारी देते हैं कि आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में नाम आ गया और आपके बच्चे का एडमिशन होना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल तैयार करके रखने हैं जो कि एडमिशन के टाइम पे लगते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया था ऑनलाइन फॉर्म में, एग्जैक्ट वही होना चाहिए, दूसरा नहीं चलता। बच्चे का फ़ोटो आपको प्रिंट करवा के रखना है, वही फ़ोटो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। उसके बाद दोस्तों, पते का प्रमाण पत्र, जिसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं, जिसमें भी एड्रेस आपका वैलिड हो। उसके बाद दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आपने OBC, SC है, ST, ये कास्ट आपने क्लेम किया है और इनका रिजर्वेशन का लाभ आपने लिया है, तो इससे संबंधित आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि वैलिड होना चाहिए। और दोस्तों, बच्चे के माता या पिता जिनके बेसिस पर प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए आपने एडमिशन को क्लेम किया है, बच्चे के माता या पिता जो भी सरकारी सर्विस में हैं, तो उनको सर्विस सर्टिफिकेट अपने ऑफिस के हेड से बनवा के देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों, बच्चे के माता या पिता जिनके आधार पे जो है एडमिशन हो रहा है केंद्रीय विद्यालय में, उनका पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसका भी प्रमाण पत्र बच्चे के माता या पिता जो भी कर्मचारी हैं वो अपने ऑफिस के हेड से बनवा कर देते हैं।
इनका जो फॉर्मेट है अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रमाण पत्र दिखते हैं और आपको कैसे बनवाना है। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप आरटीई कैटेगरी के तहत एडमिशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट बताना होता है कि आपसे घर से केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर के बीच में है। उसके बाद दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड के आधार पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक ये एफिडेविट बनवा के देना होता है। वहाँ पर डिक्लेयर करना होता है कि हमारी जो बेटी है वो इकलौती संतान है, उसके अलावा हमारी और कोई संतान नहीं है, एक बेटी है और सिर्फ वही एक संतान है हमारी। इसी तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके दिव्यांग का प्रमाण पत्र जो है वो हॉस्पिटल वगैरह जहाँ से भी बनता है जो कि वैलिड होना चाहिए वहाँ से बनवा कर देना होता है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बच्चे का किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं और बच्चे का आधार कार्ड ये एडमिशन के समय पे लगता है। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो एडमिशन के टाइम पे लगते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है उन बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्तों उन बच्चों के लिए आरटी कोटा का एडमिशन होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरटी कोटा में एडमिशन जो होते हैं वो क्या है। तो दोस्तों हर केंद्रीय विद्यालय में, मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में 40 सीट हैं तो 40 में से 25%, 25% जो सीट्स हैं वो आरटी कोटा के लिए रिजर्व होती हैं। उनमें सरकारी नौकरी वालों का कोई रोल नहीं रहता है, उनमें उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये बाहर के बच्चे होते हैं जिनको आरटी कोटा के तहत एडमिशन मिलता है। ये वो बच्चे होते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को जो है आरटी कोटा के तहत एडमिशन मिलता है। ये वही बच्चे होते हैं जिन बच्चों के माता पिता थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं, जैसे कि थोड़ा गरीब टाइप के हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, वो आरटी कोटा के तहत केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वांछित समूह जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर पर्सन विद डिसेबिलिटी और दुर्भाग्यवश किसी बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो जो है वो उसका कोई नहीं है, ऐसा तो किसी बच्चे के साथ ना हो भगवान करे, या फिर किसी बच्चे को HIV हो गया हो तो, या फिर कमज़ोर आय वर्ग का बच्चा हो तो उनको जो है आरटी कोटा के तहत एडमिशन मिलता है। आरटी एक्ट में इनको जो है स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। और दोस्तों अगर आपका घर शहरी क्षेत्र से 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी में आता है तो ये दोनों कंडीशंस हैं आरटी में एडमिशन के लिए। ये पहला जो आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है वंचित समूह या फिर कमजोर आय वर्ग का हो, और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस में और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस में आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी हो। ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो आपके बच्चे का जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक जो है वो आरटी कैटेगरी में चला जाएगा और उसको वो 25% जो सीट्स हैं उनका लाभ मिलेगा और डेफिनेटली आपके बच्चे का एडमिशन इसमें हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरटी कोड के एडमिशन के लिए कुछ और ज़रूरी कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको वंचित समूह प्रमाण पत्र डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट देना होता है और कमजोर आय वर्ग प्रमाण पत्र, अगर आप कमजोर आय वर्ग से बिलोंग करते हैं तो लो इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है और डिस्टेंस का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि उसमें ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि हमारे घर से जो स्कूल की दूरी है वो 5 किलोमीटर के रेडियल में है शहरी क्षेत्र के लिए, और गांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो 8 किलोमीटर के रेडियल रेंज में है या नहीं है। तो दोस्तों इसकी जांच भी होती है कि आपने जो दिया है डिक्लेरेशन वो सही है या नहीं, तो इसमें आप बिल्कुल भी कुछ छुपाए ना, जो सही बात हो वो आप वहाँ पर डिक्लेयर करें। इसी तरीके से दोस्तों अब आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से आपको SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी EWS BPL सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी कैसे चुनना है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है, वो ये बोलते हैं कि हम OBC भी हैं, हमारी सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है और हम लो इनकम ग्रुप में भी आते हैं, तो हम इसमें कौन कौन सी कैटेगरी चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप SC ST OBC या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो इसको आप जरूर चुनें, इससे आपको आरक्षण और आरटी दोनों का लाभ मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप लो इनकम ग्रुप में भी आते हैं तो इसमें भी आप EWS या BPL चुनें, जो भी आप एलिजिबल हैं जिस चीज़ के लिए, जिसका आपके पास प्रमाण पत्र है वो आप जरूर चुनें, इससे भी आपको आरटी का लाभ मिलेगा। और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है, मान लीजिए आप अपनी बेटी का फॉर्म भर रहे हैं, आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लो इनकम ग्रुप में भी आते हैं,
मान लीजिए आपकी एससी कैटेगरी है, आपके पास एससी का कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बाद आप जो है बीपीएल कार्ड धारक भी हैं, आपके पास बीपीएल का कार्ड है, और आपकी बच्ची जो है वो सिर्फ इकलौती संतान है, आपकी कोई भी दूसरी संतान नहीं है, सिर्फ एक बेटी के अलावा। तो आप ये तीनों कैटेगरी वहां पर चुनिए ताकि आपको तीनों का लाभ मिले। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होती है। तो दोस्तों ये लॉटरी की प्रक्रिया कैसे होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो फर्स्ट लॉटरी निकलती है वो आरटी कोटा के लिए निकलती है, 25% जो सीट्स होती हैं उनके लिए, जैसे कि 40 में से 10 सीटों पे पहले एडमिशन होगा। अब जो बची सीटें हैं उसमें से 3% सीटें जो लॉटरी निकलती है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए निकलती है। उसके बाद थर्ड लॉटरी में नंबर आता है कैटेगरी 1, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जो कि कैटेगरी 1 के एम्प्लॉय होती हैं, उनके बच्चों की लॉटरी निकलेगी। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ लॉटरी आती है वो कैटेगरी 2 की आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉय हैं। इसी तरीके से जो फिफ्थ लॉटरी आती है वो SC ST OBC नॉन क्रीमी बच्चों की आती है। और इसी तरीके से जो सिक्स लॉटरी आती है वो कैटेगरी 3 के बच्चों की आती है। और फिर सेवंथ लॉटरी जो आती है वो कैटेगरी 4 के बच्चों की आती है। और इसी तरीके से जो 8th लॉटरी आती है वो कैटेगरी 5 के बच्चों की, और जो 9th लॉटरी आती है वो कैटेगरी 6 के बच्चों की अगर एप्लीकेबल होती है तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो लॉटरी निकलती हैं और बच्चों का नाम आता है। तो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जब तक की सीटें भर नहीं जाती हैं तब तक ये लॉटरी चलता रहता है और बच्चों के नाम आते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है एडमिशन की केंद्रीय विद्यालयों में। लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा होता है, बिल्कुल फेयर प्रोसेस है। ये लॉटरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन लाइव भी रहता है, यूट्यूब के माध्यम से आप उसको देख भी सकते हैं। कोई भी मतलब वहाँ पे ऐसा वो नहीं है कि आपके बच्चे के साथ गलत होगा, सब कुछ फेयर रहता है। तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी पूरा केंद्रीय विद्यालय का मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेके फाइनली एडमिशन तक का क्या प्रोसेस होता है, यही पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों ये जो जानकारी थी ये आपको एडमिशन स्टार्ट होने से पहले जान लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को रेडी रखें। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि देश के सेकेंड टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के सामने केंद्रीय विद्यालय ने अपना स्टेटस बना रखा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। छोटी सी चूक होती है तो बच्चों का एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, फिर माता पिता को बहुत पछतावा होता है। तो बेहतर यह है कि पहले से जानकारी आप रखें अपने पास। दोस्तों हमारा एक प्रयास है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इस प्रयास में आप हमारा साथ दें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा। इनकेस अगर आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता, आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पर आप हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमारे चैनल पर। दोस्तों अगली वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अपने आसपास आपस में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि सबको ये जानकारी मिले, सबके बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। दोस्तों ये जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको देखने के लिए आप इन पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितने भी नई वीडियो है एडमिशन से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिले। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।